अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जो चुनाव 13 तारीख को समाप्त हो जाना चाहिए था, अब वो 20 तारीख को उसका मतदान है और फाइनली आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो बाई इलेक्शंस में यूपी असेंबली में सेगमेंट में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसका प्रचार आज फाइनली समाप्त हो गया है। अब परसों वोटिंग है 20 तारीख को, और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन कई राज्यों के चुनाव से ज़्यादा बड़ा मीडिया में स्पेस बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो चुनावी ताकत है इस बार निकल कर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी है, अपोजिशन या फिर बीजेपी। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 9 सीटें और महामुकाबले के लिए 2 बड़ी पार्टियां तैयार हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और दूसरी समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये 2 बड़ी पार्टियां और यही 2 बड़ी पर्सनालिटी इस बार चुनाव मैदान में। बाकियों के लिए इस बार ज़्यादा स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो बीएसपी हो या अन्य दल जो भी चुनाव मैदान में है, या फिर मीरापुर में चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि नगीना के सांसद कोई इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं या नहीं पाते। तो आज जब प्रचार समाप्त हुआ है, दोनों तरफ से दोनों बड़े दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और बहनों भाइयों, जीत का आधार जिसके साथ भी बीसी और एससी जाएंगे, यानी बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी जिसके साथ जाएंगे, चुनाव उसी का होगा। अगर समाजवादी पार्टी 4 जून वाले परिणाम के अपने जो भी वोट बैंक है उसको बचाने में कामयाब रही, अपने आधारभूत वोट को बचाने में कामयाब रहेगी, तो वो इस चुनाव में भी सफलता हासिल कर सकती है। और बीजेपी जो हारी थी 4 जून को, अगर उसको लगता है कि अगर वो कोशिश में कामयाब रही और बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट समाजवादी पार्टी से छीनने में कामयाब हुई, तो अपनी 4 जून का कुछ आंशिक बदला, कुछ थोड़ा सा बदला बीजेपी लेने में कामयाब हो सकती है। ये इस बार के चुनाव में कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, और बीजेपी की मदद के लिए राष्ट्रीय लोकदल हैं जो 1 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का है मीरापुर में, जहां आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने रोड शो किया। बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। 2 कभी बहुत अच्छे राजनीतिक दोस्त आज अलग अलग मार्ग पे अपने अपने रोड शो कर रहे थे, और दोनों में अच्छा रिस्पांस आ रहा था। आजकल पब्लिक पता नहीं चलने देती है कि कौन जीत रहा है और किसके साथ लोग हैं या किसके साथ नहीं है। इस चुनाव मुद्दा क्या था? आपने देखा होगा बहुत लंबे वक्त तक कैंपेनिंग चली, और मेरे ख्याल से किसी भी बाई इलेक्शन में सबसे लंबी कैंपेनिंग का ये टाइम रहा, क्योंकि चुनाव 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। तो इस बार मुद्दे क्या थे? बीजेपी ने जो 2 प्रमुख मुद्दे उठाए, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। एक, हार्ड हिंदुत्व की लाइन, दैट इज बटोगे तो कटोगे। अनदर, योगी आदित्यनाथ का क्लेम मुख्यमंत्री का कि डेवलपमेंट के काम बहुत कराएं और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और उनके टाइम सब ठीक रहता है। 2 इशू उन्होंने मुख्यतः रेज किए, जिसमें हिंदुत्व वाली लाइन पर बहुत खास फोकस था। यानी पूरे कैंपेन में 80% का जो कंटेंट है वो इसी पर बेस्ड है बीजेपी का। उनका प्रचार तंत्र भी इसी पर है। अपोजिशन पार्टी के पास यानी समाजवादी पार्टी ने 3-4 मुद्दे उठाए। एक संविधान का, दूसरा आरक्षण का जो उनका चला आ रहा है, तीसरा भ्रष्टाचार का, चौथा जातिवाद का, और कानून व्यवस्था के खराब होने का मुद्दा। इस पर समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर अपने पूरे कैंपेन में फोकस किया है। तो दोनों के कैंपेन आपके सामने हैं। इन्हीं कैंपेन और इन्हीं नेताओं के फेस वैल्यू पर चुनाव है। ये चुनाव कैंडिडेट्स कम, ये 2 नेता ज़्यादा लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। जनता का जो मैंडेट आएगा इन्हीं दोनों नेताओं के ऊपर आने वाला है। क्या मुख्यमंत्री के कामकाज को पब्लिक इंडोर्स करेगी, या फिर अखिलेश यादव पर जो जून में भरोसा जताया जनता ने, क्या वो कायम रहेगा? मुख्य विषय इसी पर है। बाकी जो सीटों पर अपना जातिगत इक्वेशन है वो बड़ा दिलचस्प है, और जैसा मैंने एक डिबेट में आपसे कहा था, उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न बदला है। ये वोटिंग पैटर्न पहले डिफरेंट टाइप में रहता था, इशू बेस्ड होता था, कई बार कैंडिडेट बेस्ड होता था, लेकिन कंप्लीटली उत्तर प्रदेश कास्ट के वोटिंग पैटर्न पर चली गई है। जातिगत आधार पर वोटिंग का नया पैटर्न उत्तर प्रदेश में बना है। अब जिसके साथ प्रमुख जातियां जुड़ी, उस पार्टी को क्लियर सिग्नल, और जिससे थोड़ा सा भी डाइवर्जन हुआ वो पार्टी धड़ाम।
और महज 3-4% वोट शेयर के बीच ही खेल होना है। तो जो ये मैनेज कर ले गया वो जीतेगा, जो नहीं कर पाएगा वो हारेगा बहनों भाई। तो इस बार उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट आज आप फाइनल राउंड के सुन लें, क्योंकि आज प्रचार समाप्त हुआ है, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 6 से 7 सीट आज के तारीख में जीत रहे हैं। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा चुनाव जिस हिसाब से झोंक कर एक हिंदू झोंक कर अपने आप को वोट करेगा। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से ये लोग चाह रहे हैं कि वोटों की चोरी कर ले, लेकिन आज सभी समाज और सभी वर्ग के लोग तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और जहां लोकसभा चुनाव में लोगों को साथ दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, वहीं इस विधानसभा उपचुनाव में भी लोगों का साथ और समर्थन निश्चित रूप से मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नारे गूंज रहे हैं, चौधरी करण सिंह को लोग याद कर रहे हैं, जगजीत सिंह जी को। एनडीए की जीत निश्चित है मेरा, हर एक वर्ग में वोट मिल रहा है। किसान मजदूर बंटने नहीं चाहिए, अगर किसान मजदूर बटेगा तो पिछड़ जाएगा। जाति में धर्म में बंटने का अवसर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, सारी 9 जगहों पे हम उनको समर्थन दे रहे हैं। और जो अब तक की रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार हम लगभग सारी सीटें यहाँ जीतेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं, और उनके बहुत अभिन्न मित्र केपी मलिक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज प्रचार कार्य समाप्त हो गया है, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए क्या उम्मीदें देखती है, और जिन मुद्दों को लेकर आपने जनता के बीच पिच किया, प्रचार किया, आपको क्या उस तरह का रिस्पांस मिला? देखिए ब्रजेश जी, जो अभी चुनाव लोकसभा का हुआ था और उसमें जो रिजल्ट आया था उससे बहुत सारा उत्साह लेकर समाजवादी पार्टी प्रसन्न थी। लेकिन एक बहुत बड़ा कैंपेन हमारे खिलाफ चलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार अगर आएगी तो संविधान व आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसा नैरेटिव सेट हो गया। और मुझे लगता है कि उसका कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सीटों के वाइज उठाना पड़ा। लेकिन इस उपचुनाव में मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो जो एक छाया बनाया था इन्होंने, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से उतर गया। और योगी आदित्यनाथ ने जो जबरदस्त कैंपेन चलाया, हमारी सरकार है उनके नेतृत्व में, हमने विकास के कार्य किए, हमने कानून व्यवस्था संभाली, हमने तमाम अच्छे कार्य किए और उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा सरकार दी और उन कार्यों को किया जो जनता बरसों से सोचती थी कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के द्वारा चुनी जाए, जनता के हित में काम करे। मुझे लगता है कि उपचुनाव में बहुत बड़ा एक जो आपने कहा कि क्या हुआ, ये हुआ कि जो जातियां, इवन उस जाति जिस जाति से अखिलेश यादव आते हैं, और मुझे लगता है करहल का परिणाम आपको बताएगा कि लोगों ने परिवारवाद को नकार दिया है। लोग जुड़े हैं, बटे नहीं, और ऐसा परिणाम देंगे जो मुझे लगता है कि आगामी जो इस तरह के दल हैं जो मौके पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मौके पे एक दूसरे से टूट जाते हैं और केवल परिवार की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी उन्हीं की बिरादरी ने वोट किया है। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है और मुझे लगता है करहल की विक्ट्री सबसे ज्यादा जोरदार होगी। ठीक, ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुत्व पर और ख़ास तौर पर हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आपकी पार्टी इस कैंपेन में ज़्यादा फोकस कर रही है? 4 जून के पहले जो आपका कैंपेन का तरीका था और 4 जून के बाद का उत्तर प्रदेश में बदला हुआ है। मैं जिक्र कर रहा हूँ, बटोगे तो? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं वाजपेयी जी? हेलो वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। हार्ड हिंदुत्व पर इतना फोकस क्यों है इस कैंपेन में? जी, सुन पा रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की है और वो चूंकि एक मठ के मठाधीश है,
ऐसी छवि है साधु संत की, लोग उन्हें मानते हैं कि ये हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं और उनके हर वाक्य को उसी तरह से लेते हैं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और मुझे लगता है इस उपचुनाव में कोई नहीं बटा है, इवन करहल में वो नहीं बांट पाए, वहां भी हमने जोड़ा है। और चुनाव के दौरान जो लहर दिख रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मुझे लगता है बैलेट बॉक्स भी उसी का प्रतिबिंब दिखाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा कार्यक्रम में। मैं उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, स्वागत आपका। प्रचार कार्य आज समाप्त हो गया है, आप अपनी पार्टी के लिए क्या उम्मीदें उस उपचुनाव में देखते हैं? आपकी तो बहुत स्टेक पर लगी हुई, बहुत कुछ आपका दांव पर है। अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है। जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी नेता गए, सबको जनता ने हाथों हाथ लिया। हीरो वाजपेयी भी चलते चलते कह गए कि जो जुड़े हैं, जुड़ने का नारा तो अखिलेश जी का है, उनका तो कुछ और था। ये पूरी पार्टी कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि जोड़ें कि बांटें कि काटें, क्या करें। सवाल ये है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी से है नहीं। योगी आदित्यनाथ जी पे जब कुछ नहीं पल्ले पड़ा सरकार का बताने के लिए, तो 80% तो आप ही खुद नंबर दे रहे थे उन्हें कि उन्होंने केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की। जैन जी बाबा साहब का नाम लेके शुरू कर रहे हैं, और रवि किशन बता रहे हैं कि अयोध्या में अपमान हो गया। क्या, कौन सा अपमान किया? भाई, अयोध्या की जनता ने किसी को जिता दिया, जिसको जिताया अगर उसके जीतने पे अपमान होता है तो जनता का अपमान है। मतलब जो रवि किशन कह रहे हैं कि अगर वहां से दलित वर्ग से आने वाला, अयोध्या के अपमान का हिंदू बदला लेगा। हाँ, अगर अयोध्या में एक दलित वर्ग से आने वाला कोई व्यक्ति सांसद हो गया, समाजवादी सांसद हो गया, एक सोशलिस्ट सांसद हो गया, तो जनता के वोट से हुआ। तो अगर उसके जीतने से अपमान हो रहा है तो आपको एक दलित की जीत नहीं पच रही, आपको वहाँ की जनता का निर्णय स्वीकार नहीं है। तो इस तरह की जो विभाजित सोच है, जैन जी चौधरी माननीय बाबा साहब का नाम लेके शुरू करते हैं। तो मुद्दा यहाँ ये है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप जानेंगे जगह जगह, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है, अभी देख लीजिएगा सुरेश जी, धारा 168 का प्रयोग करते हुए पुलिस के लोग घूम रहे हैं गांव गांव, सारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारियों पे कि आप कोई अपराध कर सकते हैं। हमें जानकारी मिली है 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार लोगों को एक एक विधानसभा में पाबंद करके कहा जा रहा है कि बूथ पे मत जाइए। जितना लिखा गया है उससे ज़्यादा कहा जा रहा है। चुनाव पुलिस से है, प्रशासन से है, और समाजवादी पार्टी की उसकी पूरी तैयारी है। मतलब बीजेपी से नहीं, आप पुलिस से लड़ रहे हैं? बिल्कुल। कौन बीजेपी का नेता हिम्मत से इस चुनाव में प्रचार कर पाया? क्यों, सभी गए थे, दोनों डिप्टी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनके 25-25 मंत्री। डिप्टी सीएम गए थे कटेरी, दौड़ते हुए मंच पे गए और कहा आप सब जानते हैं किस लिए आया हूं, इसे जिता देना। लौट के हेलीकॉप्टर में बैठ गए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के पास 50 से ज़्यादा कंप्लेन है। एक किसी मामले में ये नहीं कहा गया कि इस पे कंप्लेन गलत पाई गई या किसी पे कार्रवाई हुई, कोई निस्तारण नहीं हुआ। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैं नंबर बता रहा हूं, पर्चियां नहीं बांटी जा रही। आज मैंने खुद कई रिटर्निंग ऑफिसर से बात की और उन्हें मैंने वार्न किया कि ध्यान रखिए, जो जनता है ये पर्ची देना आपकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार है। हम इस पे ऑन एफिडेविट जनता से कंप्लेन ले रहे हैं और एफिडेविट के साथ चुनाव होता रहेगा। चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इससे मुक्त हो जाओगे। तो आपने दो एलिगेशन नहीं, एलिगेशन नहीं, एक पुलिस और दूसरा आपने कहा कि आयोग। वाजपेयी जी प्लीज वेट, मैं आपको टाइम दूंगा, आप पूरी बात रखिएगा जी। ये सर्वविदित है, मीडिया, सोशल मीडिया, वीडियोस, तमाम कागजी कार्रवाई केवल इस बात पे रही है वोट कम पड़ना चाहिए। ये भी एक मानक होगा विजय जी कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है क्योंकि सबका फोकस होता है। क्या कारण है उत्तर प्रदेश में कि मतदान प्रतिशत नीचे चला जाता है? तो अभी तो वोट पढ़ने दीजिए, पता चल जाएगा। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ ना, ताकि आपको आशंका है इस बात की? आशंका तो है और हमारी तैयारी भी है कि हम वोट डालेंगे, डलवाएंगे, और जो कल सड़कों पे होगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डर के बैठने वाला नहीं है। हमने सबको संदेश दे दिया है कि ये जितना भी पुलिस उत्पीड़न है ये 20 तारीख के 5 बजे तक है। ओके, एक बार 5 बजे वोट पड़ जाएगा और समाजवादी पार्टी जीतने लगेगी। जो जितने वोट डलवाने के लिए डराने आ रहे हैं आपको कि वोट मत डालिए, यही पीछे से चापलूसी करेंगे कि हमारी जांच न कराइए, हमारे पीछे मत पड़िए, और कोई समय बदले तो हमारे पीछे न पड़ना। आप धमका रहे हो? मतलब नहीं, धमका नहीं रहा हूँ, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ।
अधिकार है। अगर कोई मुझे वोट डालने से रोकेगा तो मैं ऑन एफिडेविट शिकायत करूंगा, आयोग में करूंगा, कोर्ट में करूंगा। यहाँ जाने के लिए क्या धमकी? जो सही आदमी उसे क्या धमकी बहुत लगेगी? शुक्रिया, बहुत जो धन्यवाद। गलत आदमी है, जो धन्यवाद। वोट की चोरी करना चाहता है, उसको लगेगी धमकी, उसे लगे। अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। अभी मैंने सुना जयंत जी भी बांटने और किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं, तो आपका भी इस पर फेथ है क्या, बांटने काटने पे? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग भी ये चाहते हैं कि किसान ना बटे, जितनी किसान जातियां हैं वो सब लोग संगठित होकर के एक जगह उठ करें, क्योंकि किसान मजबूत होगा तो देश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। तो हम तो उस पर काम कर रहे हैं। और बांटो काटो, ये हम तो बात जोड़ने की बात करते हैं। हमने आप नहीं, ये तो सपा का नारा जोड़ने वाला, आपका थोड़ी है। अरे हमारा भाईचारा सम्मेलन हुआ, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गाँव में गए, भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान को चलाने का काम किया। उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किए। आपने अभी उदयवीर जी कह रहे थे कि वो हम डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम लेकर के वो शुरू करते हैं। उन्होंने नाम ही नहीं लिया। एक मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में बनाना था, वो भी दलित समाज से, उन्होंने अनिल कुमार जी को बनाया। उन्होंने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कहा कि अपनी सांसद निधि और विधायक निधि 33% जो है वो दलित बस्तियों पर खर्च करने का काम करिए। हमने केवल नारा नहीं दिया है। एक सवाल और है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। एक सवाल और, हम नौजवानों के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट में वो काम कर रहे हैं, जो रोजगार के मेले लगा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए लगे हुए हैं। तो हम काम कर रहे हैं, हम केवल नारा नहीं देते हैं। हमने समाज में भाईचारा बनाने का काम किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग एक दूसरे के साथ मिल करके चल रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और ये मीरापुर में आपको दिखाई पड़ेगा, हम फिर जीत करके आ रहे हैं। इतनी उत्तेजना क्यों फैला रहे हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हम अपनी बात कर रहे हैं तो आपको उत्तेजना लगती है। फिर ये बटने कटने वाला कैसे करना है फिर? नहीं, हम कहाँ बांट रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बीजेपी खिलाफ हो इसका? नहीं, हम कहा कि किसी खिलाफ हैं, हम अपने मुद्दों के साथ हैं। हम बीजेपी के साथ अपने मुद्दों के साथ गए हुए हैं, हम अपने मुद्दे थोड़ी छोड़ देंगे। एक बात सही जवाब देना। हाँ बताइए। जयंत चौधरी को मीरापुर के अलावा बीजेपी ने कई मौका नहीं दिया। नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो सब जगह लगे हुए हैं, हमारे पदाधिकारी। अरे चौधरी साहब की बात हो रही है, क्या खैर में नहीं इस्तेमाल किया, ना गाजियाबाद में इस्तेमाल किया? अरे केवल ऐसे ही हलो हलो करके चले आए, कहाँ नहीं जा रहे, कोई खास मतलब नहीं। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। ब्रजेश जी, आप उसमें जो है बंटवारा करने की कोशिश मत करिए। हम 9 सीटों पर एनडीए को हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी प्राण प्रण से। अच्छा, सवाल पूछना क्या बांटना होता है, बंटवारा करना? सवाल अब आप तो इतने बड़े चैनल के चला रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि खैर में। अरे गए थे केवल ऐसे करके चले आए। अरे ऐसे क्या किए? क्या बात कर रहे हो दुबे जी? इतनी भीड़ ऐसे करके चले आए थे करने के लिए, इतने लोग गए उनके लिए जुटे हुए थे। आप कह रहे हो कि जो है वो गए नहीं? ना कुंदरकी में उनको हल्लू किया गया, ना गाजियाबाद जहाँ बेस है आपका। प्रदेश अध्यक्ष गए, कुंदरकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी जगह जगह जा रहे हैं, सभी जगह पे। रामाशीष राय का क्या है कुंदरकी में? पार्टी का तो है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी है, क्या नहीं है? जैन जी क्यों नहीं गए? नहीं, जैन जी जहाँ जरूरत लग रही है, जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वाजपेयी जी को आपकी जरूरत ना हो। नहीं, क्यों नहीं, हम लोग एक दूसरे को, सबको जरूरत है, हम लोग तो मिलकर के होती तो पूछते तो आपको। अब ये आपको हम कहाँ बताऊं कि हमको क्या पूछा गया, हमसे क्या मदद ली गई, हम कहाँ मदद कर रहे हैं? ये आपको किसी ने कह दिया क्या कि जोर और तेज से बोलोगे तो डिबेट में ज्यादा अच्छा होगा? ये तो आप ही ने किसी ने समझा दिया है आपको। ये आप ही भले कहते हो कि जोर से बोल दिया करो। जोर से बोल, आपने कहा शोर मचा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। प्रियंका जी, स्वागत आपका। मुझे कांग्रेस की उपस्थिति इस बाई इलेक्शन में, वैसे तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अलायंस में हैं और इंडिया अलायंस यूपी में लड़ रहा है चुनाव, लेकिन कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी का सीसा मऊ के अलावा मुझे कहीं दिखा नहीं। कारण देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि चुनाव ऑलरेडी हम लोगों ने साथ मिलकर ही लड़ने का फैसला किया है और साथ में लड़ भी रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव दूसरे प्रदेशों में भी है तो हमारा फोकस वहाँ भी है। इसीलिए कोई बड़ी रैली में आपको कोई बड़ा नेता नहीं दिखा होगा। अदरवाइज जितने भी हमारे संयोजक हैं, जितने भी हर सीट पर बनाए गए हैं, वो ऑलरेडी संपर्क में हैं, पूरी लिस्ट भी सौंपी जा चुकी है और किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो चुनाव है, उपचुनाव वैसे यूजुअली कहते हैं कि सत्ता का चुनाव होता है, पर यहाँ तो सत्ता ही डरी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, पहले बीएलओ को बदल दिया, फिर चुनाव की डेट को बदल दिया, फिर एक सीट पर चुनाव नहीं कर पा रहे कि उपचुनाव तो सत्ता का होता है। नहीं, इसीलिए कह रही हूँ ना, इस बार सत्ता ही डरी हुई है। मैं आपको 2018 का एग्जांपल दूं, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और
बोलिए। नूरपुर है ना? नूरपुर कौन सी सीट? क्यों नूरपुर में नहीं हुआ था? क्या बात कर रहे हो दुबे जी? इसीलिए मैं कहता हूँ आरएलडी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। बोलिए। नईमुल हसन विधायक जीते थे। हाँ, इनको नहीं पता, भूल गए ये। बताइए। इसीलिए कह तब रही हूँ अपोजिशन जीता था, तब क्या सत्ता का उपचुनाव नहीं था? नहीं, ऐसा माना जाता है। मैंने कहा ये होता नहीं है, ऐसा माना जाता है, पर मानने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो देखिए। अभी कटोगे बटो की नारे की बात हो रही थी, अभी तो केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं राजी है कि कटो पटो का नारा है उनका। वो तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, और सेफ है तो कौन सेफ है? वो तो राहुल गांधी जी ने बता दिया कि कौन अपडेट कर लिया उन्होंने अपना बयान। नया प्रोग्राम मिल गया। सर पहला राउंड है, प्लीज मैडम कंप्लीट करो। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक हैं तो सेफ हैं, तो कौन सेफ है? सबसे बड़ी बात ये है, वो तो राहुल गांधी जी ने सेफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ना मुझे वो मझुआ में दिखे, ना फूलपुर में दिखे। नहीं, मझुआ में थे वो, एक जगह मझुआ में गए भाई। अरे हाथ हिला के ऐसे मतलब आपको नहीं पता चला तो इसका मतलब वो गए नहीं। अरे जैसे गए हैं सब। देखिए, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और एक ये कि बस ऐसे करके निकल। अजय राय जी का इतना क्या कटहरी में दिखे, क्या करहाल में दिखे, क्या कुंदरकी में दिखे, क्या मीरापुर में दिखे, क्या खैर में दिखे, गाजियाबाद में दिखे। या तो आपको समाजवादी पार्टी ने अपने कैंपेन के लायक नहीं समझा, और या तो फिर आपने उनको इग्नोर मारा। दो में से एक काम तो हुआ है। देखिए, मुझे लगता है ना किसी ने किसी को इग्नोर मारा और ना ही किसी ने किसी को इस तरह से जो है आप जो बता रहे लायक नहीं समझा। ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े नेता हैं मंच पर यही कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से समर्थन में साथ में खड़े हुए हैं, और किसी तरह का कोई आपत्तिजनक बयान नहीं आया। आप एक चीज नोटिस करिएगा। तो बीजेपी ने कौन सा जयंत चौधरी पर आपत्तिजनक दिया? उन्होंने भी मीरापुर तक सीमित रखा। अरे तो भैया, मैं ये कह रही हूँ, आप भी मान लीजिए कि आपको भी सपा ने सीमित कर दिया। बिल्कुल सीमित नहीं किया। हमने कहा ना कि हम खुद ही व्यस्त हैं। हमारे सामने दो चुनाव खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव है और हमारे सामने जो है झारखंड का चुनाव है। हम खुद ही व्यस्त हैं ना। दूसरी चीज ये है कि बात एक मैसेजिंग की भी होती है। पूरी तरीके से मैसेज साफ है कि हम साथ में रह के लड़ रहे हैं। और ये कौन सा साथ है? जिस तरह का साथ है, साथ तो नहीं है। नहीं, आप कई मंच साझा कर। नहीं, मुझे सिर्फ डॉली शर्मा के अलावा गाजियाबाद में और तो कोई स्टेज पे ऐसा पार्टिसिपेशन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की रैली में कांग्रेस का दिखा नहीं। मुझे लगता है तो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। डॉली शर्मा प्रत्याशी रह चुकी हैं, तो अगर तो गाजियाबाद की रैली में ना, बस उसके बाद तो नहीं। तो हर जगह मैंने अभी आपको कहा कि सारे प्रत्याशी जितने भी हैं उनके साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। संयोजक जितने बनाए गए थे उनके साथ में ऑलरेडी डिस्कशन और ऑन द बेंच जो है पूरी डिस्कशन चल रहा है ना। कुछ तो है कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच। अब आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? ये वही जो दुबे जी नहीं बताए। नहीं, मैं ये अच्छा ये बताइए कि आपस में किसके बहस चल रही है? अब आप मुद्दे पे आइएगा। आप ये बताइएगा। नहीं, आप ये बताइएगा। अपनी बारी में हर किसी को दर्द होता है। नहीं, जैसे आपको तकलीफ हो गई, अभी दुबे जी को भी यही तकलीफ थी। अभी तक तो मैं सुन रही थी। आप सब ये चाहते हैं कि सवाल न पूछे जाएं। आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों? सवाल ही तो पूछ रहा हूं। नहीं पूछा कि सीएम बदलने की तैयारी हो रही है और इतने डिस्कशन हो रहे हैं, बयानों पर जो है कहां हो रहा है? असहमति हो गई। कौन बदले दे रहा है सीएम को? अरे भाई आप बताइए ना। केशव प्रसाद मौर्य जी अभी कल ही सुन रही थी कि मैं जो है पूरे जो है मैडम, बहुत शुक्रिया सारे विधायक। आप खुद ही बदलने में। मैं अनिल दुबे के मित्र केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। वो बेटर बताएंगे कि एक्चुअली आपके मित्र नहीं है क्या? कौन? केपी मलिक साहब हमारे सीनियर हैं, वो एडिटर हैं। हम तो उनके नीचे काम भी किए होंगे। ऐसा थोड़ी है, दोस्ती आपकी है। तो बताएं मलिक साहब, शुक्रिया आपका। सर बताइए, आज चुनाव प्रचार तो समाप्त हो गया है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, अगर भारत में जो दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में, अगर आप देखें, मैं एक नई चीज देख रहा हूं कि जो आदित्य योगीनाथ जी का बटोगे तो कटोगे नारा है, सुपरहिट हो गया है और योगी जी हिंदुत्व का चेहरा बन के उठे। और इससे कहीं ना कहीं घबराहट दिल्ली में भी है, और दिल्ली ने उसकी कार्ड ढूंढी है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और जिस तरीके से अगर हम फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस प्रकार से हमारे मित्र अनिल दुबे जी हों और चाहे बाकी लोग हों, बंटने को तो बंट गए। जो कभी एक घोड़े पर सवार थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, आज तीनों अलग अलग करते हुए रोड शो आपको दिखे हैं। तो बट तो अपने आप ही गए। और इस बंटवारे का मतलब क्या है? इस बंटवारे का फायदा किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीनों साथ थे, लेकिन इस चुनाव में तीनों बटे हुए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की जो यही तो रणनीति है। वो कहने के लिए बटोगे है तो कटोगे, लेकिन वही कह के कहते हैं बटो और हम काटें तुम्हें, तो काट दिए वो इनको। तो इसी तरह की रणनीति अभी पूरे देश में चलेगी। और योगी जी को
ये जो नारा दिया गया इसको लेकर 2029 तक योगी जी को लेकर चलना है जी। तो आप मुझे बताइए कि इधर मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, इधर से क्या फीडबैक आपको मिले? देखिए, अगर ब्रजेश जी देखें, बड़ी टक्कर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हम जानते हैं, उनका जो इतिहास है श्याम दाम दंड भेद का, और आखिर तक लड़ाई लड़ते हैं, आपने जिस प्रकार से देखा है, और उसमें कहीं ना कहीं आशंकाएं जाहिर अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी, उदयवीर सिंह ने कुछ कंसर्न शो किए, क्या वो ग्राउंड पर दिख रहा है या फिर ये एक आरोप है इनका एक प्रवक्ता के नाते? एक इन्होंने पुलिस वाला कंसर्न शो किया, दूसरा आयोग की एक्टिविटी का, ये सही है या फिर ये सिर्फ एक आरोप है पॉलिटिकल? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग पे तो जितने आरोप इस बार लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं, जितना मेरा पत्रकारिता का जीवन है उसमें कभी मैंने चुनाव आयोग पे इतने आरोप लगते हुए देखे, तो संशय जरूर है। लेकिन ये भी होता है कि जो सत्ताधारी दल होता है वो चुनाव जीतने के लिए, खासकर उपचुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल चाहे कोई भी हो, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी भी थी तो उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उससे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। आज तो कांग्रेस भी जान रही है कि हम 10 साल सत्ता में रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको बता दिया है कि किस प्रकार से सत्ता चलती है। और दो विषय और आए हैं इस डिबेट में निकलकर। पहला विषय यह है कि जयंत चौधरी का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी ने मीरापुर के बाहर नहीं किया, खैर में एक केवल सांकेतिक रैली को छोड़कर। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के सपोर्ट में इनिशियली तो कांग्रेस के लीडर्स दिखे कानपुर या शीशामऊ वगैरह में, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वो मंच से नादारद हैं। ये दोनों तरफ ऐसा हुआ, क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको झारखंड का देता हूं कि झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन वहां पे किया है, उस तरह का प्रदर्शन हमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से समाजवादी के साथ नहीं दिखाई दिया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी का दिखाई नहीं दिया। जयंत चौधरी का कारण यह है कि मतलब बटे हुए हैं ये जयंत चौधरी बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जयंत चौधरी का वोटर जाट और मुस्लिम है, तीसरा वोटर कोई भी उनके कहने। क्या आपको ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी पर बीजेपी बहुत ज्यादा दांव लगाना नहीं चाहती कि वंस अगर जाट वोट उधर सेट हो गया तो फिर बीजेपी के लिए आगे संभावनाओं के द्वार बंद होंगे? बिल्कुल आपने देखा है कि 2024 के चुनाव में जयंत चौधरी वो फायदा नहीं कर पाए जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको सोच के लिया था। उनसे कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश, 2 सीट तो जीत ही गए थे जयंत, अपनी 2 तो जीत गए ना जयंत, अपनी सीटें वो जीत गए। भारतीय जनता पार्टी से उनको फायदा मिला, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं करा पाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच लेके चल रहे हैं और इसीलिए उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब जैसे अभी हमारे दोस्त दुबे जी ने तो बताया है कि वो अभी मेले लगा रहे हैं रोजगार देने के, लेकिन उनको गन्ने का बकाया दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए क्या त्राहिमाम पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में हो रहा है कि लोगों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों को, उस पर जयंत चौधरी का बयान नहीं आ रहा है। तीसरी चीज ये है, चौधरी चरण सिंह का नाम वो दूसरे नंबर पर लेते हैं, आज उनको बाबा भीमराव अंबेडकर याद आ रहे हैं। तो ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, ये जयंत चौधरी को आने वाले समय में उनको राजनीतिक सियासत में फायदा और नुकसान भी दिखाएंगे, ये भी आपको देखना होगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आज फाइनली प्रचार समाप्त हो गया, क्या फीडबैक आपको इस बहुत लंबे समय चले इस पॉलिटिकल कैंपेन का मिला, और दोनों तरफ से क्या स्थिति आप देखते हैं, चाहे बीजेपी की या फिर समाजवादी पार्टी की? तो ग्राउंड से क्या बज़ मिल रहा है आपको? देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण साम दाम दंड भेद के हिसाब से है, क्योंकि अगर भाजपा और सपा की जो सीधी लड़ाई है, इसकी वजह से अगर भाजपा 6 सीट से कम जीतती है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अखिलेश यादव की पार्टी अगर 5 सीट जीत गई तो समझ लीजिए कि यूपी में भूचाल आ जाएगा, भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए 6 सीट से कम अगर बीजेपी जीतेगी तो ये उपचुनाव उसके लिए अच्छा संदेश लेकर नहीं आएगा और उस कसक को भी नहीं मिटा पाएगा जो लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपजा है। आज
चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन अभी एक मुसीबत बनी हुई है। इस तरह के उपचुनाव में प्रशासन के सामने डीएम, एसपी, दरोगा, तहसीलदार, लेखपाल और कोटेदार, इन सब के लिए भी बड़ी बड़ी मुसीबत लाता है ये चुनाव। खाली अकेले नेता के लिए कोई नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए, प्रधानों तक को परेशानी होती है। प्रधानों से क्या मतलब इस चुनाव से, कोटेदारों से क्या मतलब है? अरे भाई, ये जो बात आती है प्रलोभन, डराना, धमकाना, ये सब चीजें अब यही समय शुरू होता है। अब आज के बाद से नेताओं जितना पैर छूते थे वो तो लगभग बंद। अब 20 तारीख के बाद जनता नेता पैर छूना शुरू करेगी। तो एक आसान तरीका है कि ये 2-3 दिन के लिए प्रधान और कोटेदार कहीं चले जाएं, घूम टहल आएं, वोटिंग के दिन आ जाएं दोपहर में। अरे बस्तवा तो यही रहेगा, कहाँ बस्तवा कहाँ जाएगा? अच्छा। कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वो तो सबके गर्दन पर तलवार लटकती है। और अभी तो शराब, मुर्गा, ये सब पार्टियां भी बंटने का जो कैश दौर शुरू होता है रात के अंधेरे में, ये सब तो हमेशा होता रहा है। इस बार मटन भी दिखा मुझे। लेकिन ये चीज जान लीजिए जी कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में अनूठा चुनाव है, इसका परिणाम अनूठा आएगा। और ये राजनीतिक दलों के लिए भाजपा और सपा ने इसीलिए सारी ताकत झोंकी है कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अच्छा, वो मटन वाला क्या मामला था? बता रहे थे कि बोटी नहीं मिली, सिर्फ रसा दिए दे रहे थे। क्या था? असल में बता रहे कि बना 200 आदमी के लिए रहा और आ गए 1000 आदमी खाने। अब मटन कम पड़ गया, रसा भी नहीं मिला लोगों को भदोही में। तो मटन युद्ध जो है, मझवा का मटन युद्ध बड़ी चर्चा में रहा। ब्रजेश जी, ये चुनाव भाजपा ने आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर लड़ा। उनके 9 मंत्रियों को प्रभार बन दिया गया 2-2 सीटों का, और उनका भी आकलन होगा। लेकिन अलीगढ़ की जो खैर सीट है वो समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं है भाजपा के लिए, इसलिए वो रास्ता आसान है। लेकिन जब अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पे आएंगे, सीसा मऊ सीट पे आएंगे और करहाल सीट पर आएंगे, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपर हैंड पर है। वहाँ भाजपा बहुत लंबे समय से नहीं जीती है इन तीनों में से किसी पर। महत्वपूर्ण यह है कि जब मायावती का वोटर है वो किस ओर शिफ्ट होता है, और सीसा मऊ में और कुंदरकी में वहाँ पर जो हिंदू वोट है, ओबीसी वोट है, वो किस ओर जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। लेकिन नाखून कटाकर शहीद होने वालों में कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिखा जाएगा इस चुनाव में, क्योंकि कानपुर के अलावा उनके पास कहीं कोई संगठन नहीं है। सीसा मऊ पर ही कांग्रेस के नेता इक्का दुक्का दिखे जो प्रचार कर रहे थे। तो इसके अलावा कांग्रेस में संगठन के नाम पर कोई सहयोग नहीं, मौखिक जबानी सहयोग चाहे जितना ले लो, बस इतना मान के चलिएगा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। लेकिन देखिए जी, जब ये ऐसा दौर आता है तो आदमी दांव पर सब कुछ लगाता है जी। लोग टूट जाते हैं, झुकने को तैयार नहीं होते हैं। ये स्थिति वही है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए जीवन में परिभाषा अलग अलग है, किसी के कमाने की, किसी की बुलंदी छूने की, नेताओं के लिए, सबके लिए अलग अलग लिखी गई है। फिलहाल एक सच्चाई जो हमेशा रही है वो रहेगी। सुनिएगा कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। संघर्ष में हर आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पर इस जग ने हंसा है उसी ने आगे चलकर इतिहास लिखा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण हम प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, आप पहले राउंड में कुछ कहना चाह रहे थे उदयवीर सिंह को, अब आप बोल सकते हैं। ब्रजेश जी, मेरा कहना था कि हार की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है विपक्षी दलों ने।
हमेशा जीतते हैं तो जनता ने जिता दिया और हारते हैं तो ईवीएम है, सरकारी संसाधन है, प्रशासन है ना, तमाम चीजें। और बीरेन जी ने तमाम सारे अव्यय गिनाए। मुझे लगता है जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, जब जीते तो भी और हारे तब भी। कटेरी में भी सर आपको पूरा टाइम दूंगा, आप अपनी बारे में बोलिएगा जी। तो अब 2-3 इशू निकलकर सामने आए, जैसे कि समाजवादी पार्टी जो आपके सामने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर लड़ रही है, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, जैसे कि पुलिस के दुरुपयोग के, या फिर चुनाव आयोग, खैर आप चुनाव आयोग को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग को उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या आपको कोई सहायता लेनी पड़ रही है? देखिए ब्रजेश जी, हमेशा जो विपक्ष का ये लगातार हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव हारते चले आ रहे हैं और प्रशासनिक मशीनरी पे आरोप लगाकर अपनी हार की पटकथा को थोड़ा थोड़ा बुनने लगते हैं। उसी की दिशा में एक प्रयास है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जी। एक इशू उठाया केपी मलिक ने, किसानों की खाद वितरण का मामला। हम लोग भी टेलीविजन पे देख रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं कि खाद के इशू को आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर आपके पास अभी कोई योजना नहीं है? ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा यह समस्या बिल्कुल मुझे दिखनी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है उनके कहने के बाद तमाम सारी जगह जो दिक्कतें और किल्लतें आ रही थी वो दूर हो गई है। तो अभी आप दुबे जी को भी जवाब दो, हमारे दुबे जी को, कि जयंत चौधरी का कम इस्तेमाल राजनीतिक रूप से क्यों हुआ? आप उनको और भी जगह ले जा सकते थे। क्या व्यस्त थे जयंत जी या कोई और बात थी? देखिए, मुझे लगता है पार्टी के ऊपर के बड़े स्तर के नेता आपस में तय करते हैं कहाँ किसको कहाँ जाना है और किसका कहाँ उपयोग होना है, और मुझे लगता है जयंत जी और हमारे हाईकमान में मिलकर तय हुआ होगा। मुझे लगता है जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, पार्टियां साथ में लड़ती हैं, तो तमाम सारी चीजें तय होती हैं, और उपचुनाव भी हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है वो तमाम चीजें तय हुई होंगी, जिसमें बहुत सी चीजों की जानकारी हमें और दुबे जी को नहीं भी रहती है। बिल्कुल ठीक। आपने कम में लेकिन बहुत बड़ी बात इशारा तो कर ही दिया कि आप कहना क्या चाहते हैं। खैर, अब लास्ट में एक सवाल आपसे और है कि इस चुनाव आप अपनी पार्टी के लिए क्या स्कोप बाई इलेक्शन में यूपी में तलाश रहे हैं? आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी एक डिबेट में हम लोग साथ थे जब आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी का विचार और समाजवादी पार्टी का परिवार, दो की लड़ाई और दो पर्सनालिटीज के बीच में भी ये चुनाव है। बहुत हमला हो रहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ पर कि अखिलेश यादव जी ने काट ढूंढ लिया और लोकसभा में ये कर दिया वो। मुझे लगता है ये जो चुनाव का मैंडेट है, जनता बहुत जल्दी निर्णय करने वाली है और 23 तारीख को हम लोगों को पता लग जाएगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, जनता किसकी तरफ है। ये मैंडेट बहुत बड़ी चीजें, पर्सनालिटी क्लैश जो चल रहा है, बहुत बड़ा निर्णय की लकीर खींचने जा रहा है और 2027 और 2029 तक इसकी गूंज रहेगी। ओके, तो आपने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ये दो पर्सनालिटीज का चुनाव है, बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव। क्लियर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के विचार और समाजवादी पार्टी के परिवार। सर, आपने नाम भी लिया, आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। ऑलराइट, यस। उदयवीर जी कुछ कहना चाहिए, बोलिए, आप क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? देखिए, आप कह सकते हैं। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, ये परसेप्शन बन गया था। संविधान खतरे में है। संविधान को जिस तरह नुकसान करना चाहते थे नहीं कर पाए। कई पार्लियामेंट में बिल वापस होने पड़े। नजूल वाला बिल उत्तर प्रदेश में वापस होना पड़ा, और इसके अलावा 69,000 भर्ती से लेके जो लड़कों की नौकरी में बेईमानी करने का प्रयास था, सब पे सरकार को वापस होना पड़ा या पर्दे के पीछे मुंह छुपा रहे हैं। ये इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने एक झटका दिया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट, अरे 24 का चुनाव क्या जनता का मैंडेट नहीं था? भूल गए हैं क्या? वो उत्तर प्रदेश में जीत गए हैं 74 सीटों से। एक सेकंड, 74 सीटों से, 74 सीटों से उत्तर प्रदेश में 33 पे आ गए। कोई पार्टी 5 से जो है 37 पे चली जाती है, और ये जनता का मैंडेट बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं फ्रेश मैंडेट। और सुनिए, जनता का मैंडेट, अयोध्या में जनता का मैंडेट नहीं है जो अपमान बता रहे हैं। जो अयोध्या में सांसद हुए हैं वो जनता के मैंडेट से हुए ना। उनके मुंह से निकल गया होगा तो माफी मांग लेते। कौन मना कर रहा है? हम तो जिद थोड़े करते हैं उनसे। तो बात ये है। दूसरी बात, बटोगे कटोगे का जो मुद्दा है, देखिए केपी मलिक साहब कह रहे थे जैन जी चले गए,
उनकी इच्छा, उनकी पार्टी, वो किसी के साथ जाएं। लेकिन आपने खुद कहा कि 24 में इतना नुकसान जितना बीजेपी फ़ायदा सोचती थी और समाजवादी पार्टी को नुकसान माना जा रहा था वो नहीं हुआ, क्योंकि जो मुद्दे हैं जिन पे जैन जी या अनिल, हमारे साथी अनिल जी कह रहे हैं, दुबे जी, वो मुद्दों पे समाजवादी कायम रही। अरे भाई, इनको लाभकारी मूल्य किससे दिलाना है? भाजपा से ही तो दिलाना है। खाद दिलानी है तो किससे दिलाना है? भाजपा से दिलाना है। आप सरकार में चले गए, नहीं मिल पा रहा। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो मंत्री बनेंगे तभी तो सेवा करेंगे अपने लोगों को। किसके खिलाफ हुआ चुनाव? हरियाणा में भाजपा ने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा? एंटी जाट लड़ा ना। जैन जी खैर में ही क्यों गए? भाजपा ने क्यों भेजे या क्यों? हाँ, ये तो बताओ, आपको कुछ पता है? क्योंकि खैर में जो उम्मीदवार लड़ रहा है उसका पति जाट है, तो आपको केवल जाटों को काटने के लिए रखा गया है। खैर में लगा कि कहीं जाट वोट इकट्ठा होके सेंटिमेंटल होके उसे जिताना दे। किसका पति जाट है, आप वाले का कि इनका? जो हमारी प्रत्याशी हैं चारूकेन, हाँ। वो वहां के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, उनकी पुत्रवधू हैं। ओके, तो वो जाट परिवार की बहू है, तो इसीलिए खैर में गए। कितना कैलकुलेशन आप लोग करते हो, मैं तो सोचकर कई बार हैरान रहता हूँ। नहीं, बात सुनिए आप बात में नहीं। कुदर की जैसी सीट है, वहां पर्याप्त जाट वोट है, जैन जी नहीं गए, बुलाया नहीं कहीं तो अब वो इनका मुद्दा है, बुलाएं न पर ये तो बता दो कि अजय राय क्यों नहीं आए आपके मंच पे? जैन जी क्या करते हैं और वो क्या निर्णय लेंगे, उनकी पार्टी वो लें। लेकिन मुद्दा ये है कि जो 9 विधायक लोकदल के हैं, ये 9 के 9 जिस वोट से जीते हैं, वो वोट में से एक बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है, नंबर 1। और जो नंबर 2 पे हारे हैं वो सारे बीजेपी के सिटिंग और बड़े नेता हैं। तो वो 9 विधायक दोबारा टिकट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्योंकि सामने जेजेपी है। क्या हुआ जेजेपी का हरियाणा में? निषाद पार्टी चिल्लाती रही। ये आप थ्रेट दे रहे हो इनको धड़का रहे हो। नहीं, निषाद पार्टी, अरे सत्ता मिली इनको। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं जिसे आप देखना इनको दिखाओ ना, सरकार के डर के मारे। इनको दिखाओ आईना। सुनिए, सरकार में ये बैठे हैं, मैं थोड़ी बैठा हूं। निषाद पार्टी के पास सिटिंग विधायक था मजवा में, और कटेरी में उनका उम्मीदवार लड़ा था, सेकंड पोल किया था। आप ये कहना चाहते हो कि जेजेपी जैसा हाल होगा आरएलडी का? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। क्यों? जनता कहती है, क्योंकि हमारा मानना है जो जनता के, हम जनता के मुद्दे के साथ रहेंगे, जनता हमारे साथ रहेगी। इसका भी तो जवाब दो। एक सेकंड, आप ये तो बताओ, अजय राय आपके मंच पे नहीं दिखे मुझे। नहीं, आपको पता नहीं है इसका मतलब? क्या पता, बताइए। इसलिए पता नहीं है कि अजय राय छोड़ के कहां दिखे वो? अजय राय मजवा भी गए थे, और उसके बाद अजय राय का प्रोग्राम बॉम्बे लगा था। जब अजय राय नहीं पहुंच पाए तो अजय राय ने अपने जगह इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमन सिंह को मजवा भी भेजा। तो आपके आदमी हैं, पुराने आपके और हमारे तो सब आदमी हैं जितने हैं इस देश में, सब। तो अजय राय इतने बिजी है कि बॉम्बे में प्रचार करेंगे और यूपी में नहीं करेंगे। सुनिए, 80% भाजपा के लोग जो हैं ये कांग्रेस, सपा और इनके ही लोग गए हैं। तो क्या सब हमारे आदमी हैं? अरे लोग जाते हैं, आते हैं, जो पर इसका जस्टिफिकेशन आप नहीं दोगे कि आपका जो कांग्रेस के साथ रिलेशन था वो ताजगी इस चुनाव में दिखी नहीं। नहीं, आप इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा है जस्टिफिकेशन, ये है कि आपका फोकस थोड़ा विपक्ष पे कम रहता है। अरे कितनी देर से मीडिया पे, सरकार पे दबाव, इसलिए जिससे सवाल कर लो वो उल्टा पूछता है। इसलिए बता रहा हूँ आपको, सुनिए, इसलिए बता रहा हूँ। डॉली शर्मा, नहीं सुनिए, आपने स्वीकार किया, डॉली शर्मा ने प्रचार किया, तो जो दिखा बोला। सुनिए, अलीगढ़ में पूरी कांग्रेस की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रही, इलाहाबाद फूलपुर में उज्जवल रमन सिंह से लेकर सारे लोग साथ रहे, मजमा पे साथ रहे, तो और कितना समर्थन देना चाहते दुबे जी? ये तो और थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि सरकार को, कांग्रेसियों ने हाईजैक कर लिया समाजवादी पार्टी को। तो आपको तो हर चीज में सवाल चाहिए। अच्छा ठीक है दुबे जी, ये बताओ, सवाल आज किसी को पसंद नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं आपका हाल जेजेपी की तरह होगा, ये तो पॉलिटिकली आपको डरा और धमका रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, उदयवीर जी, वैसे जो जेजेपी का हाल हुआ बड़ा अलार्मिंग है। उदयवीर जी, मैंने सिर्फ सर रुक जाओ, मैंने सिर्फ भाजपा की ना अपने अलायंस के प्रति नियत बताई है। ओके दुबे जी बोलेंगे, थोड़ा चिंता की लकीरें तो दिख रही है। ब्रजेश जी, उदयवीर जी जो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी वजह से हमें सीटें मिली। आवाज कहाँ गुम हो गई आपकी, बड़ा धीरे बोलने लगे। ये हमें कह रहे हैं कि हम, अगर हम इनको ये कहें कि 111 सीटें हमारी बदौलत जीत करके आए तो वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आज हम इनके साथ नहीं हैं तो ये इनको उन सीटों पर क्या असर रहेगा? क्यों ये पॉइंट, अगर आपका पॉइंट, आप 9 सीटों पर जिता रहे हो, हमने आपको 111 सीटें जिताने का काम किया, हम आपके साथ रहे। आज हम आपके साथ नहीं हैं, आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम खड़े हैं, तो हम कहीं जुड़े हैं ना। केपी मलिक जी कह रहे थे
हम उनके साथ से हटे हैं तो हम कहीं जुड़े ये हैं। actually- और केपी मलिक साहब ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम उनको फायदा नहीं दे पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें केपी मलिक जी गिना दें कितनी जीत करके आए थे, पूर्वांचल की, मध्य की, बुंदेलखंड की गिना दें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उनसे गिना क्या दें। पूछ रहे हो, हम ही आपने- बता देंगे कहाँ कहाँ कांड नहीं, किए हो। क्यों नहीं, आप गिने ना। कहाँ सब अपनी जीत के आप- आसपास से भरवा दिए आप हो। बताइए मेरठ कहाँ आता है, पश्चिम में आता वो है। तो पहले से थी गाजियाबाद बीजेपी के पास। पश्चिम में आता चलो है। हिसाब कर लो, अरे रजिस्टर खोलो। मेर- वाजपेयी जी से अमरोहा, पूछेंगे नहीं, हम ही पूछ लेते हैं। अलीगढ़, कैराना, हाथरस, सब तो पश्चिम में है। ये पश्चिम में नहीं जीते एक क्या? सेकंड, आपकी कृपा से नहीं, बीजेपी के पास पहले से है वो। अरे भाई, आपका क्या योगदान है बीजेपी उसमें? के पास पहले से आप 74 भी तो गिना रहे थे। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी काबिज रही। बात संविधान की बात हो रही है। संविधान में जितनी छेड़छाड़ आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, जितनी संविधान में छेड़छाड़ कांग्रेस ने की है, किसने की है? अच्छा, कांग्रेस ने संविधान को कितनी बार उनके बदलने का साथ काम मंत्री किया? क्यों बने रहे? नहीं, कितने संशोधन किए हैं? उनके साथ मंत्री क्यों बने अरे रहे? जब हम अब आज गोल तो बात पोस्ट हो ना रही है। बदलो। आज ये अभी बात ये- कर रहे हैं ना, संविधान में संशोधन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किए कितनी हैं। सीटें- और ये उनके अभी साथ मैं आप खड़े- केपी मलिक से कहूंगा वो सब सीटें बताएं कि आप तो जीत गए, आसपास की सब हार गए। अब केपी मलिक को चुनौती है कि आपको जवाब देंगे नहीं, वो वो। केपी मलिक साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी जीती हुई सीटें गिनाओ है, सारी जीती हुई सीटें गिनाओ। जो जीती थी पहले बीजेपी, अगर उसमें कौन सा संविधान योगदान? का संविधान का और आरक्षण का नारा ओके, अगर हाँ कहीं मैडम, फेल आप कुछ हुआ, कहते एक तो पश्चिमी उत्तर सेकंड, आप प्रदेश में फेल बोलिए, आप क्या कह रही थी? ये तो क्या कह रहे हैं, आप ही ने सब किया है। और उदयवीर जी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि आप लोग का सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं हुआ। देखिए दुबे जी जो हैं ये 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 24 में भारतीय जनता पार्टी आधी हो गई। अब उसके बाद भी ये कुछ कहेंगे और इन्होंने याद भी नहीं दिलाया। अभी जो है हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता चला कि खाद की कमी है, उन्होंने कहा खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे आप बैठे तो याद दिला देते कि खाद की कमी है, तो काहे नहीं आपने याद दिलाया कि खाद की कमी है? नहीं, आपने अगर याद दिलाया होता तो आज हीरो वाजपेयी ये नहीं कह रहे होते किसान लाइन पे लगा रहता है, किसान भूखा प्यासा लाइन में लगा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि खाद नहीं है। नहीं, खाद की कमी नहीं है, जिम्मेदार कौन है? अगर आप किसानों की राजनीति कर रहे हैं तो खाद की कमी का जिम्मेदार कौन है? कालाबाजारी अगर कहीं कर रहे हैं तो हम दूर नहीं कर रहे हैं क्या? अरे कालाबाजारी कर रहे हैं तो आपकी नाक के नीचे कर रहे हैं ना। कहाँ खाद मिल रही है? लेकिन आपको दूसरा किस जिले में मिल रही है? चलो ये मलाई खाने से 50 मतलब वीडियो है। फुटेज आप खा रहे हैं दिखाएंगे। मलाई। उदाहरण आओ, वीडियो लेके पूछिए इनसे। आओ। ये तो आज कह की रहे खाद स्थिति में सबको तो मिल रही चीजें है। ठीक है। अरे भाई जाइए और अपने क्षेत्र पता करके आइए कहाँ खाद है कहाँ नहीं दुबे जी है। शहर और में अगर पता नहीं पता है तो फिर हमसे किसानों की ज्यादा राजनीति क्षेत्र करना में छोड़ दीजिए आप। आप नहीं जा रही हो, हम क्षेत्र में जाते हैं। दुबे जी शहर में रहते हैं, गांव में थोड़ी रहते हैं। अरे भाई दुबे जी गांव में भी जाइए, आपकी जो वोटर है वो गांव हम लोग गांव के में ही जाने वाले लोग और हैं, हम आप गांव में रोज जाते हैं। तो फिर खाद मिल रही है? सबसे बड़ी नहीं, चीज है खाद मुद्दों में पे कमी राजनीति जहाँ ये अगर करेंगे। जा रही है, हाँ? जहाँ भी कमियां थी, देखिए मैं सिर्फ खाद इतना दे भी कहूंगी नहीं पा रहे हो, मुद्दों पे आप राजनीति बोलिए करने मैडम, आएंगे तो हम झांसी भूल जाएंगे। अस्पतालों की जो हालत है, 11 बच्चों की मौत झांसी में, कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन यह है सरकार की अव्यवस्था, जिसके कारण चलते हुए कि अलार्म नहीं बजा और वहां पे 11 बच्चों की मौत हो गई जलकर, वो भी नवजात। आप बात करेंगे युवाओं की, तो युवाओं की जब बात करने जाएंगे तो आप पूछेंगे नहीं कि ये हजारों बच्चा सड़कों पे क्यों बैठा था, क्या डिमांड थी उसकी? छोटी सी एक डिमांड लेके बैठा था कि एक दिन में पेपर करा दीजिए हमारा, वो नहीं करा पा रहे थे आप। और उसके बाद आपने पूछा कभी जाके आप अपनी तो सरकार डांटने से। लगी दुबे जी को, इनसे अरे क्या भाई, गलती? मुद्दों की बात करिए ना, किसानों की तो आय अभी तो बहुत कुछ कुछ के बोल रहे तो थे। लपक के पहुंच गए वहां, अब किसानों की आय आपसे दुगनी सीधे हो रही तो- है। अच्छा, आप फंस गए तो कह रहे हैं बीजेपी वालों से पूछो। तो खुद ही बैठे हैं। आप उनसे जैसे आप दोस्त बोल ना ही दे अरे ईश्वर भाई, किसी मैं को। ये पूछती हूँ हैं? कि- आप दोस्तों के दुश्मन हो, जी। अब फंस गए तो कह रहे हो बीजेपी अरे जवाब भाई, दे। जब सीधे से आप क्या कैसे भी बोल रहे गठबंधन के थे? सहयोगी है, हैं? गठबंधन के सहयोगी है, जब तक जहाँ- चलेगा चलेगा। जहाँ फंस गए कह रहे हैं वाजपेयी जी बोलेंगे। अरे भाई तू आप क्यों नहीं बोलेंगे? वाजपेयी जी सबसे सरकार के बड़ी बारे चीज़ में है, बैठे हैं, उनके मुख्यमंत्री बारे में बोले। चौमुखी यात्रा करते हैं। अरे चले जाए जरा मणिपुर, वहां भी लोगों को बता दे कि कटोगे पटोगे, वहां तो उन्हीं की खुद की ऑलराइट। सरकार है। ओके, केपी मलिक साहब, बहुत बड़ी चुनौती दुबे जी ने प्रस्तुत की है कि बताइए वो सीटें कहाँ हमारी वजह से हारे। ये तो सब जिता के लाए, गिनाई इन्होंने सीटें। आपके पास कोई फैक्ट नहीं है एक सर। सीट पूछ लीजिए, कैराना सीट, इन्होंने एक ही सीट पूछ लीजिए कि जो कैराना है वो बड़े आपके सहयोग से जो है पहले जीती थी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने और आपने मिलके, इस बार अकेले ने जीत ली है। उस सीट का क्या हुआ? बाकी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पैमाना कैराना से आपको मिल जाएगा। नहीं, आप मेरठ को नहीं मानते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मलिक साहब, आप नहीं, मेरठ तो गाजियाबाद शहर को है। पश्चिम में नहीं मानते, आप अमरोहा को मेरठ- पश्चिम में नहीं मानते, आप अलीगढ़ को पश्चिम में नहीं मानते, आप हाथरस ये को सारी पश्चिम में आरएलडी नहीं की सीटें मानते, थी क्या? आप जो है निपटेंगे मथुरा आप। को नहीं, ये पश्चिम में उदयवीर जी नहीं अच्छा मानते। दुबे जी, अब आप- उनको बोलने दो। मैं तो मानता आप हूँ, बोलते मैं नहीं तो हो, मानता शांत हो हूँ, उदयवीर जी नहीं जाओ। आप मानते। बोलिए मलिक साहब, बोलिए।
मैं तो मानता हूं, लेकिन ये उदयवीर जी नहीं मानते। नहीं, अब उनको हम मानते, मनवाने मैं तो के कैराना लिए को भी बैठे। आपकी आप पत्रकार हैं, ये आप कैराना वाला क्या कह पत्रकार रही हैं, है? आप कह रहे हैं, मैंने आपको कहा। हाँ, वो तो उनका काम आलोचना करना है, उनको तो आलोचना करनी है, विपक्ष में है तो वो आलोचना करेंगे। आप बोलने क्यों दे रहे हो केपी मलिक को? सुन लो। नहीं, मैं तो अभी जवाब दे रहा हूँ ना। अभी प्रियंका गुप्ता ने डांटा तो नहीं बोले कुछ। अरे अब महिला नहीं, है, एक सीट तो देखिए, मैंने ब्रजेश जी एक सीट बता दिया है, वो बोलिए। एक पैमाना है, वहां से आप नाप लीजिए कैराना से। हम दूसरी बात करें, जयंत चौधरी जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, आज अनिल जी यहाँ चैनल के ऊपर एक मुद्दा बताएं, और जो सामने मुद्दे खड़े हैं, मुंह बाय खड़े हैं, खाद का मुद्दा हमने बताया, गन्ना। अरे तो ये सवाल बीजेपी से होना चाहिए ना, सत्तारूढ़ दल के। बेचारे जयंत चौधरी 9 MLA, आप लोग पीछे पड़ गए उनके। नहीं, यही मुद्दा लेके गए थे ना वो। नहीं तो हम मुद्दा तो यही लेके भारतीय जनता पार्टी में गए। क्यों लड़ रहे हो दुबे जी? रुक जाओ, और दूसरा बोलने दो, आप ऐसे नहीं थे पहले। मुद्दों को नहीं छोड़े हैं अभी। कोई फसलों अरे का रुक तो मुआवजा जाओ। नहीं मिला, किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, और पकड़े हैं नहीं। कहने को तो अगर आलोचना करनी है तो आलोचना आपका अधिकार है, वो आप करते रहिए। अब जब कोई बात आए तो हीरो वाजपेयी जी पे छोड़ दीजिए ले जाके, वो जवाब दें। अरे हीरो वाजपेयी सरकार चला रहे हैं, हम तो सहयोगी हैं, हमारा एक मंत्री है, वो तो पूरी सरकार का जब प्रतिनिधि बैठा है तो आप सीधे क्यों नहीं सवाल कर रहे? गन्ना किसानों का तो कर लो, जिनकी राजनीति वाजपेयी जी करते आपको हो। सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आप। जिलों में जो गन्ना किसान है वो भरा जा रहा है आपके लिए। जब वो नहीं बैठेंगे ये तो वही है, गांव में देंगे। कहते हैं ना, फरे के साथी हैं, मतलब जब फलाएगा तो साथी हैं, नहीं, हम और अगर सबके बात साथ फंस जाएगी तो भाग सबके लेंगे। साथी हैं, वो बेहतर अच्छा बोलेंगे, वो ठीक सरकार है। पूरी उनकी है, वो अच्छा बोलेंगे। आप हम जब वो ना रहे तो मैं सब बोलूंगा, जब वो खुद हैं तो हमका वो मैं काहे डाल रहा हूँ? भैया दुबे जी, अरे वाजपेयी जी, भाई मैं तो आप तो इनसे कुछ पूछा ही है, चिल्ला दे रहे हैं। अब आप ही इनका जवाब दो। रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, वाजपेयी जी बोलेंगे। बताइए भाई, इतने मुद्दे आगे जवाब दो आप। देखिए, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है कि ये उपचुनाव सामने आ गया। मुद्दे हैं, जनता के बीच में है, जनता चुनाव में मत देती है। मैंडेट का भी उदयवीर जी कह रहे थे सम्मान 2024 का भी किया, और मुझे लगता है सारे मुद्दे जो माननीय पत्रकार मलिक जी द्वारा बताए गए या विपक्ष के हमारे जो प्रवक्तागण है उन्होंने बताया, उसको जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर दी। आज प्रचार खत्म हो गया, 20 को वोट और 23 को। मुझे लगता है 23 को यही चेहरे आप ब्रजेश जी फिर से बुला लीजिए, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन जवाब जनता देने वाली है। आप दुबे जी से हाँ करा दो कि ये आएंगे, सीटें जीत के आएंगी इनसे हाँ करा दो पार्टी, और मुझे लगता है एक वन लाइनर जवाब सबको मिल जाएगा। तो आप दुबे जी से हाँ कराओ कि आएंगे 23 को डिबेट में बैठेंगे। दुबे जी कहाँ मना कर रहे हैं आप? दुबे जी तो आपके प्रिय हैं, मुझे लगता है कि सर्वाधिक आप अवसर उन्हीं देते हैं। मैं खुद ही आपसे शिकायत करने वाला हूँ। अरे ओनर आप हैं सरकार के, वो बता रहे हैं मरीज जा रहे हैं। हम तो आप ही को अवसर दिला रहे हैं वाजपेयी जी कि वाजपेयी जी से पूछ लो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।